देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। तो आज का चैप्टर कृषि और पशुपालन में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कृषि एवं पशुपालन। ये एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर जो भी सिविल स्तर तक की परीक्षाएं उनमें सब में पूछे गए प्रश्न, क्योंकि कृषि ही जीवन का आधार है कि नहीं। तो एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर विभिन्न प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, इसलिए ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो अब बात क्या है, जैसे जीवन है तो उस जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि नहीं। जैसे आपने सुना होगा रोटी और कपड़ा, मकान और मकान। तो ये आवश्यकताएं मूलभूत हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। उसमें से हम आज बात किस पे करेंगे, और इसी सेक्टर से प्रभावित ये भी है, और इस सेक्टर में उछाल मारने से ये भी व्यवस्था बन जाती है। तो इसमें अब कृषि के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में जैसे आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं के प्रोडक्शन होते हैं कि नहीं। उसके बाद गन्ने के प्रोडक्शन होते हैं नंबर 1 पर, दुग्ध के उत्पादन होते हैं नंबर 1 पर, इसके साथ साथ में चावल के उत्पादन होते हैं, आदि उत्पादन आप देखते हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये जलोढ़क वाला मैदान है। इसी तरह से पंजाब में भी गेहूं है, चावल है, बासमती विशेषकर वहाँ प्रोडक्शन होते हैं, पंजाब हरियाणा बिहार तक आते आते हैं। इसी तरह जैसे इसके ऊपर वाले राज्यों में जाएं तो पर्वतीय क्षेत्रों में देखें, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में कुछ हिमालयी रीजन पर कृषि होती है, जैसे बागानी कृषि कहते हैं। बागानी कृषि में क्या है कि जैसे सेब की कृषि हो गई सेब की कृषि। सेब के साथ साथ जम्मू कश्मीर विशेष तौर से आपने देखा कि केसर के उत्पादन होते हैं सबसे ज्यादा। इसके साथ साथ देखोगे हिमालयन रीजन्स में, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आप देखोगे कि कहवा भी थोड़ा होता है, लेकिन इसके साथ साथ चाय आपको विशेषकर मिलेगी, क्योंकि चाय ऐसे ढलाने वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे पर्वतों की जहाँ पर ढलान है, ताकि पानी उन जगहों पर न रुक सके, क्योंकि पानी का रुकना चाय की कृषि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो ये बात है। चाय मूल रूप से भारत का नहीं, चाय चीन का है, चीन का स्थान भी है। इस प्रकार से देखें कि आप दक्षिण भारत में आते हो, पश्चिम बंगाल वगैरह भारत में नंबर 1 स्थान है चावल के उत्पादन में। चावल ऐसी कृषि है जो कई बार सालों में, 2-3 बार सालों में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, इस तरह से 3 बार इसकी कटाई हम लोग करते हैं। इसके साथ देखोगे कि जैसे केरला वगैरह आए तो यहाँ मसालों की कृषि होती है, नारियल की कृषि होती है, काजू की कृषि होती है। इसी के साथ जैसे कर्नाटक ऊपर चले गए तो कर्नाटका में आप देखोगे तो कहवा है कहवा कि नहीं। भारत का मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। वैसे विश्व स्तर पर कहाँ अमेरिका मिलता है। तो इसके साथ साथ जैसे मध्य प्रदेश आप चले गए तो मध्य प्रदेश में दलहन आपको नंबर 1 में मिल गई, है कि नहीं। दलहन में आप पढ़ते आए हो कि सोयाबीन की कृषि वहीं पर मध्य प्रदेश में है, और सोयाबीन प्रचुर भंडार किसके हैं, सोयाबीन में प्रोटीन की होते हैं, तो प्रोटीन के प्रचुर भंडार है। दलहन है, थोड़ा दलहन भी है। इसी तरह से अगर राजस्थान भी आप पहुँच गए तो राजस्थान में भी देखते हो जौ वगैरह उत्पादन होते हैं। तो जौ हमारे प्राचीन हड़प्पन सभ्यता से आपको सबसे पहले जौ की प्राप्ति हुई। जौ को यूं कहा गया कि नहीं। तो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान वगैरह जौ हैं, पंजाब में भी जौ हैं, और मोटे अनाजों में आपको राजस्थान दिखता है कि नहीं। तो मोटे अनाजों में जैसे है आप देखा अरहर बहुत उत्पादन है, महाराष्ट्र में भी अरहर के उत्पादन है। अरहर के साथ साथ आपने मक्का देखा, ज्वार है, बाजरा है, ये मोटे अनाज, क्योंकि वहाँ पे रेतीली भूमि है, पानी की उपलब्धता कम है।
तो पानी की उपलब्धता कम है। इस प्रकार से अब अगर देखोगे थोड़ा नीचे उतरे तो अब गुजरात आ गए। गुजरात में क्या है, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ है? गुजरात। तो मूंगफली क्या है? तिलहनी फसल है। मूंगफली तिलहनी फसल है, तिल तिलहनी फसल है, सरसों तिलहनी फसल है, नारियल तिलहनी फसल है। तो जिनसे हम तेल निकालते हैं, तो सूरजमुखी भी कर्नाटक में पैदा होता है, वो भी कौन सी फसल? तिलहनी फसल। तिलहनी फसल है। तो सूरजमुखी हो, चाहे मूंगफली हो, और चाहे सरसों हो, चाहे तिल हो, चाहे नारियल हो, ये सब कैसी फसलें होती हैं? जैसे बागानी कृषि आप पढ़ते हो, तो बागानी कृषि में देखते हो कि जैसे चाय है, चाय कैसी फसल है? बागानी है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप भी है कि नहीं? बेचो पैसा कमाओ। गन्ना जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, वो भी कैसा है? कैश क्रॉप के अंतर्गत ही तो आता है। तो गन्ना है, ये है, इसके साथ चाय है, कॉफी है और नारियल वगैरह है, ये सब कैसी कैश क्रॉप है कि नहीं? कैश क्रॉप। इसके साथ साथ अगर देखो तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी फसलें हैं, चाय के बागान वगैरह आपको मिलते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत सारे ऐसे हैं राज्य। जैसे पश्चिम बंगाल आप जाते हो तो उसमें धान की कृषि तो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार साल में 3 बार हो जाती है। तो उसके साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन है, वो जूट उत्पादन नंबर 1 भारत में मिलता है, वो भी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर बांग्लादेश में जूट का मिलेगा ज़्यादा, और पश्चिम बंगाल में भी जूट के उत्पादन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे कपास है, कॉटन है, कॉटन की है, तगड़ी कैश क्रॉप है, तो कपास की भी कृषि आपको महाराष्ट्र वगैरह मिलेगी, गुजरात में मिलेगी। और महाराष्ट्र में चूंकि काली मृदा के विकास हुए, काली मृदा का विकास कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको नारंगी, संतरा वगैरह मिलेगा महाराष्ट्र में। नारंगी के साथ साथ कपास तो मिलता ही है, कॉटन। इसके साथ साथ प्याज में नासिक है, नासिक से प्याज आता है, लाल प्याज नहीं होता है। तो इसके साथ मूंगफली वगैरह, इनमें सब्जी उत्पादन होता है कि नहीं महाराष्ट्र। और जैसे अन्य राज्य ऐसे भी हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसके साथ साथ में आप चले गए गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन ऐसे राज्यों में इन प्रकार की फसलें होती हैं। तो फसल 3 प्रकार की होती है। फसल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो सबसे ज्यादा देख लिया जाए कि जम्मू कश्मीर आपको केसर, सेब वगैरह मिलेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी सेब मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर। चावल भी थोड़ा हो जाता है, गेहूं भी होता है, रागी भी थोड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में आपने जौ, गेहूं, गन्ना, आलू फर्रुखाबाद में सेंटर है कि नहीं? सर। और गन्ना बहुत ज्यादा होता है, सबसे गन्ना होता है। महाराष्ट्र में भी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुकंदर ज्यादा है, तो चीनी के उत्पादन में चुकंदर नंबर 1 स्थान रखता है। जैसे आप गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में स्थान नंबर 1 रखता है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में आपको पंजाब मिलता है। यानी 1 हेक्टेयर में ज्यादा प्रोडक्शन पंजाब में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। उसी तरह से गन्ने के क्षेत्र में तो हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, लेकिन चीनी के प्रोडक्शन में कौन सबसे आगे रहेगा? महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ गन्ना प्लस चुकंदर दोनों से मिला के चीनी बनाते हैं। चीनी का कटोरा कैसे कहते हैं? क्यूबा को, क्यूबा की राजधानी हवाना। तो इसके बाद में जैसे, लेकिन पर हेक्टेयर उसी तरह से जो प्रोडक्शन शुगर के हैं वो आपको तमिलनाडु में मिलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का मतलब ये आप जानते हो कि यहाँ पर क्या है, आपको विषुवत या भूमध्य रेखा मिल जाती है। क्योंकि विषुवत या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी गिरती है, तो जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी गिरे वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होते हैं। तो यही कारण होता है कि यहाँ के जो गन्ने हैं इनकी आर्द्रता खींच लेते हैं, तो शुगर की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना खाया जाए और उसके बाद में मार्च अप्रैल में गन्ना खाइए तो वो आपके होंठ एकदम चिपचिपा जाएंगे, इतना उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन इस समय पानी की मात्रा बढ़ी रहेगी। इसी तरह चूंकि टेम्परेचर की वजह से तमिलनाडु में शुगर के ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेंगे। तो बात ये है कि अगली बात देखिएगा, जैसे महाराष्ट्र की बात आती है, कपास है, अरहर है, गन्ना है, ज्वार है, सोयाबीन भी होता है, जो कि मध्य प्रदेश तो सबसे ज्यादा होता है। काफी है कहाँ पे? कर्नाटक काफी है, मक्का है, नारियल वगैरह भी थोड़ा कर्नाटक में मिल जाता है। रबड़ वगैरह केरल में मिलता है रबड़ केरल में नहीं,
मसाला केरल में मिल जाता है। इसके साथ तमिलनाडु में देखो नारियल है, रबड़ है, कॉफी है, ये सब चीजें मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में तंबाकू, और तंबाकू में राजमुंदरी क्या है, इसका सेंटर है सेंटर की नहीं, अनुसंधान केंद्र बोल रहे हैं, तो ये है राजमुंदरी वगैरह में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन है, कुल दालों में है, कुल तिलहन में है, ये जैसी चीजें हैं। आपको तेलंगाना में कपास थोड़ा मिलता है, मक्का मिलता है, चावल जैसे चीजें मिल जाती हैं। उड़ीसा में भी चावल वगैरह मिलता है, पश्चिम बंगाल में जूट मिलता है। और इसके साथ साथ देखो कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, सिक्किम वगैरह जैविक कृषि मतलब वहां पर रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं के छिड़काव वगैरह नहीं होते हैं। सिक्किम एक ऐसा राज्य बना जो पूरी तरह से जैविक खादों का ही यूज करता है, और जैविक खादों के द्वारा उत्पादित की हुई फसलें सब्जियां हमारी महंगी जाती हैं क्योंकि उनमें बीमारी होने के खतरे नहीं रहते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो असम में देखो चाय जूट ज्यादा होता है। इसके साथ आप नागालैंड की बात करो तो उधर थोड़ा कॉफी वगैरह है, चाय वगैरह है, चावल वगैरह हो जा रहा है। और मणिपुर में भी क्या रबर है, चाय, इलायची वगैरह थोड़ा हो जा रहा है। मिजोरम में कपास है, गन्ना भी हो जा रहा है। इस तरह से अगर ओवरऑल देखें तो हर राज्य में कुछ न कुछ खास बातें, कुछ न कुछ खास प्रोडक्शन है। अब बात क्या है, अब बात ये है कि जैसे जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय भारत में बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि देश की जनता के लिए खाद्यान्नों को सुनिश्चित कराना एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बड़ी चुनौती थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में भी, या हम लाल बहादुर शास्त्री के समय में अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत तगड़े से इस पर जोर दिया और ये भी बात कही कि एक दिन का हमारे माताओं बहनों को, हमारे देश के लोगों को व्रत रखना चाहिए सोमवार वाला, लेकिन हम अमेरिका की जो मनमानी नीतियां हैं, वो अपना सड़ा गला जो लाल गेहूं आता था वो देकर के देश के ऊपर मनमानी नीतियां थोपने का काम करता था अमेरिका। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस पर रोक लगाया कि नहीं, उसके खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता कम होनी चाहिए और इसलिए एक दिन का हम व्रत रखेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कहीं कहीं एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अगली बात है कि उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने फिर पहली पंचवर्षीय योजना जब आई, कब किस सन में, 1951 में, 51 से 66 तक रही कि 56 तक रही। तो उसमें सबसे पहले हमने किस चीज पर बल दिया, कृषि पर ही तो बल देंगे कि नहीं, क्योंकि करंट में हमारी आवश्यकता क्या है, खाद्यान्नों को सुनिश्चित कराना। देश जब पेट ही रहेगा, जब मानव ही रहेगा तभी तो विकास करेगा। तो इस आवश्यकता को ध्यान में रखा। तो इसी क्रम में हम देखेंगे तो हमने जो है पहली पंचवर्षीय योजना के बाद आप देखो 1966 पहली बाद में 1966 और 67 में हम क्या लाए हैं, हरित क्रांति लाए हैं। क्या लाए हैं? हरित क्रांति लाए हैं। तो हरित क्रांति हम लाए हैं 1966-67 में, ताकि खाद्यान्नों को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और इस हरित क्रांति के अंतर्गत जो लाभान्वित राज्य हुए, क्योंकि पहली बात तो है ऐसी हरित क्रांति के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है, तो जहां जहां पानी की अधिक आपूर्ति होती वहीं पर इसके लिए प्रयास किया गया। जैसे आप देखोगे पंजाब के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद में पश्चिमी यूपी, कौन सा पश्चिमी यूपी तथा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कौन सा जिला, हनुमानगढ़। तो इन क्षेत्रों में हमने प्रयास किया। तो हरित क्रांति को पंजाब हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति ये थी जो खाद्यान्न हमारे हैं उनमें वृद्धि लाना। तो इसके लिए क्या करना था? तो खाद्यान्न वृद्धि हमारा उद्देश्य था। तो इसके लिए करना क्या था? इसके लिए हमें करना ये होगा कि उत्तम किस्म के बीज, अच्छे नस्ल के बीज, हाइब्रिड जिन्हें आप बोलते हैं हाइब्रिड, जी सर। तो उत्तम किस्म के क्या हों? बीज हों।
हमने उत्तम किस्म के बीज के साथ साथ क्या लगाया, संकर बीज। फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खादें। तो रासायनिक खाद के साथ साथ आप देखोगे कि पानी की भी खपत ज्यादा बढ़ेगी। तो उन्नत किस्म के बीज रासायनिक खादों पर बल दिया और पानी वहां ज्यादा उपलब्ध था, जो कि इसकी मेन आवश्यकता थी। तो इसको आप अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न बहुत तेजी से बढ़े, 5 गुना 3 गुना। तो 5 गुना 3 गुना गेहूं 5 गुना बढ़ गया और धान 3 गुना बढ़ गया। इतने तेजी से इनके उत्पादन में वृद्धि हुई। और जिन पर जोर दिया गया था वो जैसे गेहूं है, क्या है, गेहूं के बाद धान है। ऐसी फसलों पर पहले हमने जोर दिया, गेहूं धान पर, और उत्पादन 5 गुना और 3 गुना तेजी से बढ़े। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। दुष्परिणाम के रूप में ये हुए कि अगर आप देखोगे कि यहाँ की जमीनों के जो उर्वरता थी वो उर्वरता समाप्त हो गई और अब ये जमीनें अब बंजर जैसी व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। तो एक बार में रसायन ज्यादा डाल दिए तो उनकी उर्वरता सारी समाप्त हो गई, अब उनके उत्पादन घटने लगे। तो फिर 1990 के दशक में आप देखोगे, 1990 के दशक में फिर हमने दूसरी हरित क्रांति लाई। कौन सी हरित क्रांति? दूसरी। तो उस दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत प्रयास ये किया गया कि अब रासायनिक खादों की जगह पर कौन सी खाद होनी चाहिए? जैविक खादें होनी चाहिए। इसके साथ साथ पहले दूसरी बात कि जैविक खादें, एक तो बात है जैविक खादें। तो जैविक खाद के बाद में क्या कहा? ये कहा कि ऐसा है, पहले सीमित फसलें थी इस दायरे में, मतलब पहली हरित क्रांति के अंतर्गत सीमित फसलें जैसे धान गेहूं गन्ना जैसी चीजें। अब जो है अधिक से अधिक फसलों को लाया गया। अब इसके अंतर्गत अधिक से अधिक फसलों को लाया गया। इसके साथ साथ में जो सड़कों की व्यवस्थाएं करनी थी, सड़कें वगैरह, सड़कों के साथ साथ कृषि के लिए आवश्यक पानी, और पानी के लिए क्या जरूरी था? बिजली। तो बिजली की भी व्यवस्था हो, ऐसी भी बात करी गई। इसके साथ साथ शीत गृहों के भी निर्माण करे गए। किसके निर्माण करेंगे? शीत गृहों मतलब भंडार गृह। कि जैसे अभी तक ऐसा है, टमाटर के उत्पादन बढ़ गया आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो उसके रेट इतने कम है कि उसकी तुड़वाई और ले जाने के जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो नहीं आ रहे हैं। तो लोगों ने इतना नाराजगी जाहिर किया कि उन्होंने तोड़वा करके रोडों पे डाल दिया। तो ऐसी समस्याओं को देखते हुए जो दूसरी हरित क्रांति है उसके अंतर्गत कहा गया कि शीत गृह इनकी संख्या में वृद्धि किया जाए। अगली बात कहा गया कि जो रास्ते हैं हमारे, इन रास्तों को मेन सड़कों से जोड़ा जाए। तो खेतों के जो रास्ते हैं, इन खेतों के रास्ते से मेन सड़कों से जोड़ा जाए ताकि हम मंडी तक आसानी से पहुंच सकें, और मंडी तक पहुंच सकें तो बिचौलियों को भी खत्म करो। तो बिचौलियों पे भी खत्म करने की बात होनी चाहिए कि नहीं? मंडी में गए, रेट कुछ और है, बिग कुछ और रेट पे जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो इनके साथ साथ बहुत सारे और प्रयास किए गए। कहा गया कि जैसे एमएसपी देखते हैं, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस पर भी बात की गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किस पर आधारित है? कि हमारी जो लागतें आती हैं उन लागतों को देखते हुए उनके रेट निर्धारित किए जाएं कि भाई लागत एक कुंटल गेहूं उत्पादन में 1500 आती है और गेहूं के रेट अगर निर्धारित किए जाए 1400, तो बाकी लेबरी अन्य का सब ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसा किया जाए कि उसकी लागत जो है, उसका श्रम है, ये सब कुछ जोड़ने के बाद निर्धारित किया जाए। जैसे जो फसलें बोई जाती है, गेहूं बोया जाएगा और गेहूं की जो फसलें हैं इनके रेट हैं न्यूनतम समर्थन पहले आ जाएंगे कि इस बार के गेहूं के रेट इतने रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखोगे द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत भी काम किया गया। अब आप थोड़ी सी बात इसमें जानिएगा
कि भारत में जो हरित क्रांति अपनाई गई, भारत में जो हरित क्रांति अपनाई गई ये अमेरिका में अपनाई गई थी। अमेरिका में मैक्सिको, और मैक्सिको में ये हरित क्रांति लाए थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, तो इनके नेतृत्व में अमेरिका में ग्रीन रिवॉल्यूशन चली थी और वहां पर इसके रिजल्ट सकारात्मक देखे गए थे। इसी को अपनाया गया था। इसके क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयास को देखते हुए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया। किसका पुरस्कार? शांति का नोबेल दिया गया। तो इनके प्रयास को देखते हुए नॉर्मन बोरलॉग को शांति का कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। भारत में भी इस व्यवस्था को लाने वाले लोग कौन थे? MS स्वामीनाथन। तो भारत में MS स्वामीनाथन। तो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। अब तो ये मेन बात थी, इतिहास से जोड़ते हुए आपको बताया इसके विकास। अब हमें ये जानना है कि जो हमारी फसलें हैं कितने प्रकार की हैं और प्रकार आधारित होते हैं, जानते हैं किस चीज पर? जैसे आप कहते हो रबी, जैसे फसलों के प्रकार में रबी, खरीफ, जायद और इसके अलावा एनर्जी और एनर्जी के बाद कैश क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप नकदी फसल। लेकिन इसको आप नहीं जानते हो और सब आप जानते हो। तो रबी की फसल के रूप में आप देखते हो कि इसका समय कब से कब तक है? रबी की फसल का चल रहा सर, इस टाइम चल तो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा क्लास भी तो चल रही है। देखिएगा अक्टूबर नवंबर। जी सर। नवंबर, तो इसकी बुआई का समय अक्टूबर नवंबर है, विशेषकर 14 नवंबर। कितना? 14 नवंबर से रबी की फसल की जो बुआई है अच्छी मानी जाती है। तो अक्टूबर नवंबर इस रबी की जो फसल है इसकी बुआई मानी जाती है। और कटने का समय क्या है? मार्च अप्रैल। कटने का समय है मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में फसलें कटती। एक बात। दूसरी बात यह है कि रबी की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी जानना जरूरी। जैसे गेहूँ, सरसों। गेहूं के बाद जौ है, जौ के बाद सरसों नहीं, तिलहन है और मसूर। आलू भी है क्या? हाँ सर। दलहन भी है? जी सर। दलहन क्यों नहीं है सर? दलहन में मसूर तो कब बोया जाएगा? इसी टाइम। मसूर। और चना कब बोया भाई? इसी टाइम। चना के बाद मटर कब बोगे? अभी सर वही। तो इस प्रकार से देखें तो रबी की फसल के बोने के समय होंगे अक्टूबर और नवंबर, विशेषकर 14 नवंबर। और काटने के समय कब होंगे? मार्च अप्रैल। मार्च और अप्रैल। अब अगली बात क्या है? इसी तरह से खरीफ की फसल देखें तो खरीफ की फसल के लिए आप देखोगे कि समय कौन सा सही रहेगा? जून जुलाई। कौन सा? जून जुलाई। तो जून जुलाई में हम इसकी रोपाई करेंगे, रोपाई या बुआई। तो जून जुलाई में हम क्या करते हैं? रोपाई या बुआई का काम करते हैं। ठीक बात है। तो जून जुलाई में, और कटाई का काम कब करेंगे? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में? अक्टूबर नवंबर। चलो अक्टूबर नवंबर हो गए। तो आप ये समझ गए कि जून जुलाई में रोपाई या बुआई का काम करेंगे और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में इस कटाई का काम करेंगे। तो अब आप बताइए कि इस खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या आएगा? धान हो गया, बाजरा,
बाजरा हो गया, और सर रुक जाओ, मक्का हो गया, मक्का हो गया। और तिल आता है क्या? जी सर। तिल हो गया। उड़द आता है क्या? जी सर, उड़द आता है। उड़द हो गया। कपास आता है क्या? पता नहीं सर, भैया ना क्या। मूंगफली आता है क्या? और बताते रहो। उड़द सब आते हैं, मतलब कुछ बचेगा नहीं, ऐसा आप बता रहे हैं, कुछ बचाव नहीं सही। आप देखिएगा, तो ये दो आप समझ गए कि जून से लेकर जुलाई में हम इसकी रोपाई या बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई करते हैं। और इसके अंतर्गत धान, बाजरा, मक्का, तिल, उड़द, कपास, क्या नाम, कपास वगैरह, मूंगफली वगैरह, ये सब आते हैं। तो उसके बाद में जायद है। तो जायद का मतलब होता है किस महीने में? फरवरी, मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल मतलब ये होता है कि जो खरीफ और रबी है, जो खरीफ और रबी है, इन दोनों के बीच का समय, जी सर, रबी और खरीफ के बीच का समय, उस समय में हम कौन सी फसल बोते हैं? मार्च अप्रैल में। कौन सा? गन्ना बोलते हैं। खरीफ में, इसमें जायद में गन्ना बोलते हैं। ककड़ी, बोया तो सब कुछ जाता है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, गन्ना इसी में बोया जाएगा। मुख्य रूप से सर्वाधिक इसी में हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक, जिसमें मुख्य रूप से वही मान्यता होगी ना। तो मार्च अप्रैल में क्या बोलेंगे? ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है। नेचर ने बड़ा बढ़िया गिफ्ट दिया है। इसमें पानी की कमी होती है हमारे शरीर में, और पानी की कमी को भरने के लिए तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा। तो तरबूज, अरे लिखेंगे आप समझ जाते हैं। जी सर। तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, तुरई है, लौकी है, भिंडी वगैरह जो सब्जियां हैं, जो ये इस प्रकार के फल फ्रूट हैं, ये सब होते हैं। ये बात क्लियर है? तो रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार की फसलें हैं। ये अक्सर प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से किस, ये जो खरीफ की फसल के अंतर्गत या रबी के अंतर्गत, या सब्जियां पूछ लिया या ककड़ी पूछ लिया। खरीफ में आया अप्रैल मई। अब बोने के तरीके बदल गए। रबी के दौरान नहीं बोए। अगली बात देखो, आपको एनर्जी वाली जी सर, एनर्जी वाली बताओ। एनर्जी सोचा था आप उनके देखिए, बारे में। एनर्जी के रूप में जी सर, एनर्जी के रूप में देखिएगा तो एनर्जी के रूप में मक्का आता है। क्या आता है? मक्का। मक्का सर एनर्जी। मक्का एनर्जी जगह हम आयल लिख दें। मक्का के साथ साथ आता है जट्रोफा। ये क्या सर है? जट्रोफा प्लांट है, जिससे हम लोग आयल निकालने काम करते हैं। इस पर हमारा रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये आयल बहुत महंगा हो जाता है। इसकी लागत जो मूल्य है ज्यादा आती है अपेक्षा अगर हम इससे बढ़िया खरीदे लें, क्यों अपनी जमीन खराब करें उसके। तो आपने देखा होगा जो रेलवे जैसे लखनऊ जाते हैं, बक्सी ताल, समझ गए सब, समझ गए। पेड़ खड़े हैं तो उसके आसपास जो प्लाट पड़ा है उसमें देखेंगे तो बहुत सारा वनस्पति उगी है बड़ी सी, तो उसे ही जट्रोफा कहते हैं। तो वहाँ सरकारी जो जमीनें थी उन पर ये सब काम किया गया है। तो मक्का है, मक्का से भी हम इथेनॉल निकालते हैं क्या? निकालते हैं कि नहीं? अमेरिका में भी ऐसा काम करता है, शराब वगैरह बनाने का काम करते हैं इससे। तो जट्रोफा प्लांट वगैरह आदि आदि ये इस प्रकार से ऐसे हैं। और आपको क्या बताना है इसके अलावा? नकदी फसल तो आप जानते ही हैं। अब बात क्या है कि फसलों की विविधता क्यों आवश्यक है, क्यों होती है? फसलों की विविधता होती है। मानसून क्या था, जलवायु, मेन चीज क्या है? जलवायु। क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर की जलवायु थोड़ा अलग प्रकार की रहेगी अपेक्षाकृत राजस्थान की, अपेक्षाकृत यूपी के। मिट्टियों के प्रकार भी अलग अलग रहेंगे। जहां जिस प्रकार की मिट्टी रहेगी वहां उस प्रकार की फसलें रहेंगी। जैसे धान वाला, गन्ने वन्ने की कृषि ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जलोढ़क मृदा, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन राजस्थान में ऐसी मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो उस प्रकार की फसलें। तो वहां पर मानसून है, बरसात की वजह से बरसातों पर निर्भर करती हैं फसलें, मिट्टी पर निर्भर करती हैं फसलें।
इसके साथ साथ जलवायु तो मेन कारण है। जैसे सर्दी में अलग प्रकार की फसलें हैं, भाई गेहूं है, गेहूं क्या बरसात में हो जाएगा, तो ऋतुओं के आधार पर भी फसलें हैं, विविधीकरण इनके पाए जाते हैं इन सब के आधार पर। अब अगली बात हमें देखना है, तो रबी खरीफ जायद ये सब आप जान गए, फसलें जान गए। अब ये चीज है कि जीडीपी में भागीदारी स्टार्टिंग तौर पे बहुत ज्यादा थी। जो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक वर्ष के अंतर्गत देखेंगे तो एक वर्ष के अंतर्गत एक देश के सीमा के अंदर होने वाले जितने प्रकार के उत्पाद होते हैं, वो चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो, सबको मिलाकर के जो प्रोडक्शन है एक साल का, जो हमारी इनकम है उसे हम जीडीपी बोलते हैं। वो इनकम हर सेक्टर की हो सकती है, लेकिन जब हम नेट जीडीपी निकालते हैं तो और इसमें क्या जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाता है जो हमारे विदेशों में लोग काम करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में है, कनाडा में है, या अन्य अन्य देशों में जो हमारे देश के लोग वहां पे काम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनसे बनने वाली इनकम को भी हम जीडीपी में जोड़ते हैं। लेकिन जब नेट जीडीपी निकालते हैं तो क्या होता है, देश में जो बाहर की कंपनियां हैं, देश में जो बाहर की कंपनियां हैं, या हमारे यहाँ से जो बाहर पैसे जाते हैं, बाहर जो पैसे जाते हैं, हमारे यहाँ जो बाहर पैसे जाते हैं, वो पैसे को हम लोग हटा देते हैं, तो हमारा जीडीपी शुद्ध सकल घरेलू आय निकल आता है। तो ये बात रही। अब देखो कि स्टार्टिंग में जो हमारा जीडीपी था कृषि पर ज्यादा था। आप देखेंगे कि आज भी लगभग 55% हमारे देश की आबादी ऐसी है जो कृषि कार्यों में संलग्न है, और कृषि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है कि दो लोगों के कार्य हैं कृषि में, इतना क्षेत्र है कृषि का, उसमें रोजगारों की उपलब्धता न होने की वजह से उनके जितने परिवार के लोग हैं, 5 4 6 लोग, वो सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन इतने लोगों की आवश्यकता थी नहीं, 2 ही लोगों की थी, लेकिन रोजगार उनके विकल्प न उपलब्ध होने की वजह से अब क्या हो गया है कि 4 लोग और भी उसमें लगे। इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगर रोजगार के ऑप्शन दूसरे होते तो 4 लोग और काम कर लेते, तो ये बेरोजगारी क्या है, छिपी है, यानी 2 लोगों के काम 6 लोग करते हैं, 4 लोग क्या है एक्स्ट्रा इसमें जुटे ही हैं जबरदस्ती से। तो कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां 55% आबादी अभी भी लगभग इस पर निर्भर है। और कृषि जैसे आपने सेक्टर देखा है, सेक्टर मतलब जैसे क्षेत्र, जैसे क्षेत्रों में आप देखे हैं कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की जो भूमिका है जीडीपी में सर्वाधिक है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में हम देखेंगे कि इसका कृषि के क्षेत्र में योगदान, मतलब रोजगार के क्षेत्र में योगदान इसका ज्यादा था। अब सेवा क्षेत्र में ज्यादा है, लेकिन क्योंकि देखो कृषि जो क्षेत्र है ये तीनों को जोड़ देता है। तीनों को जोड़ कैसे देता है, पहले कृषि क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र का मतलब केवल खाद्यान्न उत्पादन से नहीं है, कृषि क्षेत्र का मतलब केवल खाद्यान्न उत्पादन से नहीं है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है मछली पालन, क्या आता है, मछली पालन, पशुपालन के साथ मत्स्य पालन, तो पशुपालन, मत्स्य पालन के साथ साथ क्या है, जैसे मक्खी वगैरह भी पालन, अनेक प्रकार के पालन भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो कृषि की बात हो तो ये मत आप समझिएगा कृषि का मतलब होता है अनेक प्रकार के फसलों को उपजाया जाना, ऐसा नहीं, मुर्गा पालन वगैरह कर लो। तो कृषि में अब कृषि क्या है ये बात है, तो पशुपालन मत्स्य पालन के साथ साथ अनेक प्रकार की फसलों को उगाया जाना कृषि में है। उद्योग क्या है, उद्योग में आप देखते हो कच्चे माल के द्वारा अनेक प्रकार के जो मालों की उपलब्धता है दैनिक जीवन में जो हम यूज करते हैं, जैसे आप मंजन करते हैं तो कोई इंडस्ट्री इसके पीछे लगी होगी, सुबह से उठकर ब्रश करते हैं तो ब्रश की इंडस्ट्री लगी होगी, उसके बाद आप जो है ब्रेड वगैरह खाते हैं तो ब्रेड कोई डायरेक्ट खेतों से आया नहीं हुआ, किसान लेकर आया, हमारे खेत में 4 ब्रेड हुई थी इस साल, 1 बोरा ब्रेड हुआ, ब्रेड थोड़ी हुआ,
यहाँ से ही तो गया होगा उद्योग के लिए, यहाँ से अनाज उद्योग में गए होंगे, वहाँ इंडस्ट्री में इसके आटे बने होंगे, इसके बाद में बहुत सारे रॉ मटेरियल डाल करके उसको क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया। तो आप ये कहोगे कि बड़ा पाव कृषि है, बड़ा पाव। जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है ना, ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है रॉ मटेरियल। क्या उपलब्ध कराता है? कच्चा माल। किसको? उद्योग। तो उद्योग हमारे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं। उद्योग हैं, आप जैसे पार्ले की इंडस्ट्री है, ब्रेड की इंडस्ट्री है, नमकीन की इंडस्ट्री है, कार मोटरसाइकिल ये सब बनाने की इंडस्ट्री है, इसके अंतर्गत आता है उद्योग। चीनी इंडस्ट्री है, लेकिन इन चीनी उद्योग को प्राथमिक सेक्टर, जो हमारा ये प्राथमिक सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर है? कृषि प्राथमिक। इस प्राथमिक सेक्टर पर निर्भरता होती है। चीनी जब ही बनेगी जब हमें गन्ना मिलेगा, ब्रेड जब ही मिलेगी जब हमको अनाज मिलेगा, नमकीन जब ही बनेगी मिलेगी जब हमको दाल वगैरह मिलेगी। तो आप कहोगे कि प्राथमिक सेक्टर की जो भूमिका है सर्वोपरि है, इसी से कहीं न कहीं सेकेंडरी उद्योग के रूप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे होते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र में सभी सेवाएं आती हैं। जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं? सेवा ही तो दे रहे हैं। आपने फीस जमा करा, तो इसका मतलब हम कुछ ये नहीं कि आप इसमें आइए 1 बोरा ले ली, 2 बोरा, एक झोला आपका हुआ इतनी फीस का। हम आपको सेवा देते हैं। डॉक्टर जाते हो, डॉक्टर भी आपको क्या देता है? सेवा देता है। तो टीचर भी है, डॉक्टर भी है। अब जाते हो वकील के पास, वकील आपको क्या देता है? वकील क्या देगा भाई? तारीख देगा। तो तारीख क्या कोई मतलब वो? अब तारीख देता है तो आप फोरम लाते हो तारीख, झोला लाते हो तारीख, किसमें लाते हो? हाँ, बता देता है, मतलब सेवा देता है, वो भी सेवा देता है। और इसके अंतर्गत आता है होटल, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल, रेस्तरां। वो तो सर खाना क्या है? होटल, रेस्तरां। तो वहां पर जो है आपको पे करना पड़ता है, सर्विस देते हैं, सेवा वो लोग भी देते हैं। तो ये चीज है। तो ये उद्योग इसके ऊपर निर्भर होते हैं। अब आप देखिएगा जो कृषि की भागीदारी है जीडीपी में 52% के आसपास। इसके साथ साथ में आप देखिएगा ये बात 1951 की है, ये बात 1951 की है जब 52% भागीदारी होती थी। इसके बाद देखोगे 1920-21 में 1920-21 में देखेंगे कृषि की भागीदारी 17.8% ये भागीदारी। उसके बाद में 19-20 आ जाते हैं, यहाँ पर 19-20 डाले, 19 और 19-20 का है। और उसके बाद में हम डालेंगे कितनी? 20 और 21 में। तो 20-21 में भागीदारी 19.9 रही। कितनी रही? 19.9। अब बात यह है कि 1951 में जो कृषि की भागीदारी जीडीपी में थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी एक देश के अंदर होने वाले उत्पाद, उसमें कितनी थी? 52%। देखिएगा पहले जी सर। और उसके बाद में जैसे 19-20 आया, 19-20 में कितनी? 17.8। क्योंकि हो सकता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो गए, हो सकता है सेवा क्षेत्र भी विकास कर रहा। और उसके बाद में जो 20-21 है वो कितना? 19.9% है। तो ये बात है 20-21 की बात ये है। अगली बात, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में क्या थी? 1920 में कृषि की भागीदारी क्या थी? 20-21 में भागीदारी क्या थी? रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। मार्च अप्रैल में क्या होती है? कटाई होती है। फसलों के नाम क्या हैं? गेहूं, सरसों, मटर, चना, जौ, इस तरह से। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून से जुलाई में बोई जाएगी।
अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगी? कटाई हो जाएगी। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास। तो आपको याद जानते हैं क्या रखना है? आपको याद रखना है कपास और सोयाबीन विशेषकर। और ये किसके अंतर्गत आएगा? खरीफ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नकदी फसलें, तो नकदी फसलों में तंबाकू है। क्या है? तंबाकू है, गरम मसाले हैं, रबर है, ये सब क्या है? इसके बाद में जायद की फसल की बुआई मार्च और अप्रैल में, जून मार्च में, और मार्च के बाद में जून में, ये दोनों बीच की फसल देखा था आपने। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है अब ये बात क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो समझते रहिएगा, लिखने में देर नहीं लगेगा। इसके बाद में बस लिखना होगा तो ताबड़तोड़ लिखना होगा, बस समझ लीजिए। अब भारत में कृषि, तो भारत में कृषि के अंतर्गत देखेंगे, बड़ी बात यह है कि 55% कृषि मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून। तो 55% जो कृषि है किस पर निर्भर हो गई? मानसून पर निर्भर हो गई। तो बचा कितना? 45%। तो 45% क्या होगा? सिंचित होगा। तो 45% पर सिंचाई और 55% पर मानसून। और मानसून भारत में क्या है? एक प्रकार का जुआ माना जाता है कृषि के लिए। क्यों? क्योंकि कभी अगर समय पर आता है तो फसलें अच्छी हो जाती, अगर बरसात समय पर नहीं होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी ज्यादा बरसात हो जाए तो भी फसलें पकने का कगार पर हो, ज्यादा बरसात हो। तो ये निश्चित समय पर आना, पर्याप्त वर्षा होना, ये पूरे भारत में औसतन वर्षा आप देखोगे 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। वर्षा की विविधता भी बहुत है। जहां पर पश्चिमी कोस्ट पर इस कोस्ट पर मानसून आता है 1 जून को, तो 1 जून को वर्षा होती है। लगभग यहाँ इस जगह पे होती है 250 या 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मासिनराम में कितनी हो जाती है? आपको विविध है। लद्दाख में कितनी होती है? जब यहाँ, तो यहाँ बहुत कम माइनर वर्षा है, इससे कम या इससे ज्यादा थोड़ा यहाँ पर है। लेकिन मासिनराम मेघालय में तो बहुत ही ज्यादा वर्षा है। उत्तर प्रदेश में 100 से लेकर 120 तक बरसात होती है। तो वर्षा की विविधता है। तो बात ये, भारत में जो कृषि है 55% कृषि मानसून पर निर्भर करती है। लेकिन आधुनिक समय में अब ऐसी सिंचाई वाली व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई हैं कि अब कृषि सूखे की चपेट में थोड़ा कम आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो बरसात से ही हो सकती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात देखिएगा क्या है। जैसे सर वो फसलें, जैसे धान की पूरी फसल, और उसके साथ में जैसे केले की फसल। भाई केले की फसल इतनी लंबी होती है। गन्ने की फसल क्या बरसात से हो जाएगी? केवल बरसात हो, उसके बाद में बरसात बंद हो जाएगा, आप सिंचाई ना तो हो जाएगी, नहीं होगी। तो बहुत सारी फसलें, एक नहीं बहुत सारी फसलें। इसके अलावा हमने मूंगफली वगैरह की कृषि होती है, तो वो पानी देकर भी फसलें होती हैं कि नहीं? अब मूंगफली कुछ ऐसी टेक्निक है उनकी, जैसे जब मूंगफली बढ़ रही होती है उस दौरान अगर पानी न गिरे तो जमीन उसकी पोली नहीं होगी, तो उसमें, या शकरकंद देखे होंगे आपने, तो उसमें अगर उस तरह से बरसात नहीं, तो ये सब अब आधारित है। हमारे पास जब सिंचाई की सुविधा नहीं थे तो प्रोडक्शन रेट बहुत कम थे। जैसे जैसे हमने सिंचाई के सुधार किए तो इसीलिए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। आप देखते हो टनों गेहूं दालें चावल सड़ते हैं, हम आज नदियों में फेंकते हैं, सड़ जाता है, मैनेजमेंट नहीं है, ये इतना एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कि कभी अमेरिका अपना सड़ा हुआ गेहूं, लाल गेहूं हमें भारत को देता था, जिसके बदले अपनी मनमानी जो नीतियां वो थोपता था। तो आज हम निर्भर हो गए। 1966 बूम मारा एकदम, जो ग्रीन स्वामीनाथन के। तो इसके बाद देखिएगा कि भारतीय किसान यूनियन नहीं है इंडिया, किसान यूनियन बसों। भारतीय किसान तो 60 से 65% जो है, 60 से 65% जो है
खाने के लिए उत्पादन करते हैं। क्या है ये? खाने के लिए। खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। क्या है? खाद्यान्न। तो 60 से 65% जो फसलें हैं, जो कुल हमारी कृषि है वो होती है उसमें। तो कितना बचा? 40 से 35। 40 से 35% क्या बचा? तो इसमें कुछ वाणिज्यिक कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं लोग? तो वाणिज्यिक कृषि कर लेते हैं 40 से 35। तो इसके अंतर्गत आप जैसे जूट देखते हो, जूट है कि नहीं, कपास वगैरह देखते हो, इस प्रकार से जो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, चाय है, ये सब। तो भारत के जो किसान हैं वो 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाते हैं ताकि उनके पेट सुरक्षित हो सके, भूख मर सके। 40 से 35% ऐसे किसान हैं भारत के जो वाणिज्यिक जूट, कपास वगैरह, नारियल वगैरह खेती वगैरह कर लेते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आई। अगली बात क्या है? अगली बात है भारत में कुल क्षेत्र उपलब्ध। भारत में कुल क्षेत्र उपलब्ध। तो भारत में कुल क्षेत्र उपलब्ध। तो अब हमें देखना है कि कितना क्षेत्र भारत के अंतर्गत उपलब्ध है। ऐसा क्या है? तो 51% पर कृषि, तो 51% पर कृषि और 21% पर वन। और इसके बाद में देखेंगे 24% हमारा पड़ा हुआ है क्या? बंजर। और 24% का 4% पर हमने क्या बना रखा है? चारागाह। तो बात ये है कि 100% में से जितनी हमारे पास 100% लैंड है, इसमें से हम कृषि कितने पर करते हैं? 51% पर। और वन हमारे कितने परसेंट पर है? उसके बाद में 24% पूरा क्या पड़ा हुआ है? इसमें उत्पादन नहीं होता। और 4% पर क्या है इसमें? चारागाह। ठीक है, तो व्यवस्था करिएगा चारागाह की कुछ। चारागाह सर जुट गए सर। बंजर सबसे ज्यादा कत्ल कहाँ है? अब देखिएगा जलवायु के आधार पर कृषि जलवायु। अब देखिए 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसको योजना आयोग ने निर्धारित किया है। किसने निर्धारित किया है इसको? योजना आयोग ने। तो योजना आयोग ने जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ये 15। इससे क्या अभिप्राय है? कृषि जलवायु क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। ये प्रश्न आ जाए तो कितने टिक करोगे? 15। ये क्या है कि हर जगह की जलवायु समान नहीं होती। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको बताया कि मान लीजिए आप धान भी बोलेंगे, आप गन्ना भी बोलोगे, लेकिन राजस्थान में गन्ना, तो राजस्थान में मोटी फसलें बोलोगे। आप केसर केवल कहाँ बो पाओगे? आप जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में केसर बोने लगोगे, होगा? आप कहो नहीं नारियल की खेती सर हम भी करेंगे, थोड़ा वो ले आए, तो नारियल की खेती हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से फसलों को जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, बरसात के आधार पर, कृषि की विधियों के आधार पर, तो अनेक आधारों पर हमने योजना आयोग ने कृषि जलवायु के क्षेत्रों को 5 प्रकार से देखा है। 15 प्रकार से देखा है। 5 बजाय 15। तो एक बात ये भी उपलब्ध हो गई। अब दूसरी बात देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका टेस्ट होने वाला है। अब हर पौधा जैसे विशिष्ट जलवायु में उपलब्ध होता है। अब बात यह है कि जैसे मान लीजिए गेहूं है। अब गेहूं बरसात में तो नहीं हो सकता है,
धान जो है, धान इस समय तो नहीं हो जाता है, धान तो हो ही जाएगा, जो धान तीनों में होता है, धान तीनों में हो जाता है और उनकी वैरायटी अलग अलग आती हैं। तो ये भी बात हो गई, आपके समझ में आ गया है। तो इसको बहुत बढ़िया से रिवीजन करिएगा। अब बात क्या है, अब बात ये अगली है जो बहुत ध्यान देने वाली है। अब हमें जैसे देखना है, कृषि के अंतर्गत अनेक प्रकार की क्रांतियां देखना है। तो कृषि के अंतर्गत अनेक प्रकार की क्रांतियां हमें देखना है। तो अब आप बताइए कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? समग्र क्रांति बताओ किससे संबंधित है? समग्र क्रांति पता नहीं सर। जैसे कि आप हरित क्रांति तो जानते हैं। जी सर। तो हरित क्रांति जैसे देखते हो, खाद्यान्न उत्पादन क्या है? खाद्यान्न उत्पादन। तो हरित क्रांति हम इसलिए लाए कि खाद्यान्न उत्पादन पर विशेष बल दिए। जैसे गोल क्रांति हम इसलिए लाए क्योंकि आलू के उत्पादन तेज करने थे। पीली क्रांति हम इसलिए लाए क्योंकि हमें तिलहन पर बल देना था। रजत क्रांति इसलिए लाए क्योंकि हमें क्या उगाना था? अंडा बढ़ाना था देश में। क्या बढ़ाना था? अंडा। आप लोग ना पाइएगा। तो देश में अंडा उत्पादन के लिए पीली क्रांति, क्या नाम, रजत क्रांति, तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, हरित क्रांति, और लाल क्रांति जैसे मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, सफेद क्रांति जो है दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार से देश में फर्टिलाइजर जो है, गुलाबी क्रांति नहीं, प्याज है सर, गुलाबी प्याज है, और ये क्या नाम है, फर्टिलाइजर अभी आपको बताएंगे उत्पादन की पूरी क्रांति के अंतर्गत। तो अनेक प्रकार